right? Culture, materialism, conceptualized by Marvin Harris, right? Now the next thinker is culture, materialism, right? Marvin Harris. इसी का दिया हुआ है, पूरा कंसेप्ट ही अकेले बंदे का है. So what it says that similarities, it actually studies about the similarities and differences in the thoughts and behavior of people which forms a culture. इन कल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? थॉट्स एंड बिहेवियर में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर. सो अकॉर्डिंग टू मार्विन हैरिस, differences and similarity in thoughts and behavior of people in a culture or in different culture is due to the materialistic phenomena. Right? So he discuss the ideational culture thought, ideas, thought, belief. To him, important thing is material. Important thing is physical quantities. Important thing is materialistic aspect of the culture. And due to the different availability, cost, benefit and production of materialistic aspect, you will find similarity and differences in different cultures. Second, he believed in ethic approach. मेटल एस्पेक्ट में जो टूल्स, शेल्टर, फूड, प्रोडक्शन, इनके लिए जो चीजें तुमको चाहिए, जो आप जिसको बेसिक नीड कहते हैं, उसके लिए जो वो मेटलिस्टिक एस्पेक्ट है. तो जो फूड प्रोडक्शन इन चीजों से जुड़ी हुई है, शेल्टर से, टूल से, मीन्स वेयर यू आर वेरी मच क्लोज टू द इन्वायरमेंट. राइट? तो इसका पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट थे इसके. पहले ये कहते हैं कि इन ए कल्चर ऑल द एलिमेंट्स दे आर इंटरली कनेक्टेड, राइट? दे इंटरैक्ट टू ईच अदर. इट मींस चेंज इन वन एलिमेंट, यस, विल लेट द चेंज इन अनदर. ये इसकी पहली चीज थी. सेकंड ये कहता है कि इन्वायरमेंट इज द की ऑफ कल्चर एवोल्यूशन. Environment is the key of culture evolution. तो कल्चर इवोल्यूशन के लिए सिर्फ एक फैक्टर इन्वायरमेंट. व्हाई सो? बिकॉज टू दीज पीपल व्हाट इज कल्चर? एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट. सो दैट वाज इन्वायरमेंट विच हेल्प टू इवॉल्व द कल्चर विद द कोर्स ऑफ टाइम. ये मार्विन हैरिस का थॉट था. एंड दिस पर्सन वाज वेरी मच इवोल्यूशन. सो इसकी दो चीजें. फर्स्ट, all the elements of culture, right, interrelated, interconnected, right, and change in one element, right, will change in other elements. ये इसका पहला फर्स्ट. सेकंड क्या कहता है? Which is the key factor? Environment is the key factor of culture evolution, right? Because culture is the adaptation to the surrounding environment. So as environment evolute, culture evolute. As environment change, culture change. Why so? Because all the energy what you get, it is from the nature. दो एनर्जी, एक तो ह्यूमन, एक नेचर. जैसे आपने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसके बाद में यूज ऑफ ऑयल, कोल, मिनरल्स, गैस, ये सब कहां से लिए? सराउंडिंग से, एनवायरमेंट सराउंडिंग से लिए. सो एंड दैट क्रिएटेड चेंज इन कल्चर, राइट? और मेनली ये किस पे बात करता है? पहली तो ये दो बात. तीसरी बात,
he led focus on the he led stress or he led focus or emphasize on the materialistic aspects of culture. And discards additional part. नॉट बिलीफ, मोरल, ये सेकेंडरी चीज है, राइट. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग लेड क्या है? प्रोडक्शन. तो इनका जो एम्फेसाइज है वो प्रोडक्शन पर है. तो इनके लिए इन्वायरमेंट, टेक, राइट, एंड इको. सो व्हाट विल द बेसिक? इन्वायरमेंट, टेक एंड इको. इको इज द प्रोडक्शन, टेक द वे, इन्वायरमेंट टू हार्श इन्वायरमेंट, राइट. व्हाट यू रिक्वायर? अब हम हार्वेस्ट की बात करें, टू हार्वेस्ट इन्वायरमेंट आपको क्या चाहिए? टेक. तो ये कहता है कि बेस जो है, किसी भी चीज का बेस जो है वो क्या है? दैट इज इन्वायरमेंट, टेक एंड इको. अगर हमें किसी भी कल्चर के बीच में उसके थॉट और बिहेवियर में सिमिलरिटी डिफरेंसेस जानना हो तो वो मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसका हार्वेस्टिंग है, उसका कंजप्शन है, जो दो चीजों के बीच में फर्क पैदा करेगा. आपकी लाइक इफ यू आर लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट, एक बहुत टेक्निकल एडवांस है, आप नहीं हो, तो विल गेट, आपको आपकी कल्चर अडेप्टेशन अनसक्सेसफुल होगा, राइट. और जो है जैसे बुशमैन और लोनो की बात करता है, राइट. तो दो अलग अलग ट्राइब है, एक का नाम है बुशमैन, एक का लोनो. तो ये बात जूलियन स्टीवर्ट करता है, वो कहता है बुशमैन लोनो दोनों वहां पर है. तो एक ने टेक्निकली अपने को कर लिया तो वो कल्चर अडेप्ट करके सक्सेसफुल हो गए, और बुशमैन लोनो कर नहीं पाए तो अनसक्सेसफुल रह गए. तो सक्सेसफुल हो गए तो कल्चर को क्या बोलोगे? कल्चर अडेप्टेशन. नहीं होगा तो डाइवर्सिफिकेशन, राइट. फिर वो डाइवर्ट होगी. सो दिस इज द थिंग व्हाट वी से. बेस क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द बेस? बेस दिस है इकोनॉमी, प्रोडक्शन, सब्सिस्टेंस. इकोनॉमी को किस फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग? वी आर टेकिंग इकोनॉमी आज या निर्वाह के लिए, जीने के लिए, राइट. आइडिएशनल कल्चर, बिलीफ, मोरल, थॉट्स, वैल्यूज, माइंड, मेंटालिटी, थॉट. नहीं, उसने कहा नहीं. इंपॉर्टेंट क्या है? मेटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट. So in this way, these people were very much influenced with the thought of and Friedrich Engels. Karl Marx and Friedrich Engels, Marxist view. Marxist view क्या कहता है? Production. Those who own the production will rule the world, right? तो ये बेसिकली बात करते हैं प्रोडक्शन की, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की. सो इनके लिए जो बेस है वो क्या है? और प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें काम करती है? एक तरफ कौन है? इन्वायरमेंट. एक तरफ कौन है? टेक्नोलॉजी. और एक तुम्हारा क्या है? इकोनॉमी. इकोनॉमी मोड ऑफ प्रोडक्शन बताती है, टेक वे है, इन्वायरमेंट सोर्स है. तो सोर्स, वे, मोड, those three things are there. And economy is vital for the subsistence. So those who will owe the economy will owe the polity. We owe the society. Environment source है, तुम्हारा रिसोर्स है. हाँ, तो environment को आप किस रूप में जोड़ते हो? पर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका environment किस फॉर्म में होता है? Subsistence, production, चाहे वो आपका हंटिंग फूड गैदर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे पास्टोरल हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट. क्लियर? सो दिस वाज द बेस, एनवायरनमेंट, टेक, इको. इसके आधार पर व्हाट डिड मार्टिन हैरिस ने एक बात कही. ही टोल्ड दैट कल्चर हैज 3 डिफरेंट लेयर, राइट. एंड द बेस ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एज
Infrastructure, right? The basic constitutes of a culture is the infrastructure, and in that infrastructure two things are there. First is production and reproduction. Reproduction resembles to population, and production subsistence. In production, what you require? Environment, require eco, require tech, and this is the society, the population. So at the infrastructure of any culture, सबसे important चीज क्या है? Production and reproduction, social aspect and economical, environmental aspect. क्योंकि वो पॉपुलेशन को प्रोड्यूस कर रहा है ना. किसी भी कल्चर के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक तो आपके पास खाने का, दूसरा जनता को खाने वाली. प्रोडक्शन एंड वन इज बायोलॉजिकल और सोशल. ये आपका सोशियो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और ये आपका टेक इन इन्वायरमेंट एस्पेक्ट है, जो आगे प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन बताता है. So important thing is when you adapt to an environment, you have a specific mode of production. Hunting, food gathering, forages, then we say pastoral, then we say horticulture, then we say agriculture. So these are the mode of production, right? The primary thing is कुछ होना चाहिए, और उस mode of production किसके लिए है? Population. So socio and this ecotech aspect, ये किसी भी कल्चर का बेस बनाता है. पीपल एंड प्रोडक्शन, ये किसी भी चीज का बेस बनाते हैं. लोग हो और उनके लिए खाने को हो, राइट? दो ही तो चीजें हैं. अब यहां पर क्या है? द होल एनर्जी कंजप्शन जो है वो इस जगह पे है, इन दिस लिमिट. द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी थिंग, वो सारी कहां पर है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि प्रोडक्शन यहां हो रहा है. प्रोडक्शन के लिए आपके पास क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या है? दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द पॉपुलेशन, राइट? एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एनर्जी होता है, उत्पादन किसका होता है? ऊर्जा का, राइट? सो मोड ऑफ प्रोडक्शन मींस एनर्जी, क्योंकि हम उसको एनर्जी रूप में देखते हैं. खाना किस रूप में आता है? राइट? और ह्यूमन किस फॉर्म में है? एनर्जी. सो एनर्जी थिंग, तो यहां पे एनर्जी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है. कहां पर है? सो इंफ्रा इज द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहां पर है. एंड रिप्रोडक्शन तरीका है इनफिनिट. हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी. इफ वी से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पहला वर्ड क्या आता है? फर्टिलिटी. एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, फर्टिलिटी. फिर आप बात करते हो कि जिसको हम लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, हम वर्ड यूज करते हैं ना, मोर्टेलिटी, इन्फेंटिसाइड, नेटलिटी. ये सारे फैक्टर जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जो इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी करते हैं. भाई किसी पॉपुलेशन मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाए तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी. फर्टिलिटी बढ़ जाए, इंक्रीज, बर्थ पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इंक्रीज होगा. इन्फेंटिसाइड कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, नेटलिटी कितनी है, ये सब कुछ डिपेंड यहां पर है रिप्रोडक्शन में. और प्रोडक्शन में मोड ऑफ प्रोडक्शन, हंटिंग, फूड गैदर्स, एग्रीकल्चर, पास्टोरल, हॉर्टिकल्चर, वो यहां और यहां. सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, राइट? एंड दे ऑल आर सराउंडेड बाय एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट इज द की फैक्टर ऑफ कल्चर इवोल्यूशन. क्लियर? क्या आप हाउ मच यू आर एबल टू हार्वेस्ट और हार्नेस द एनवायरनमेंट, ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है. इंफ्रा के बाद ये है ए. इंफ्रा के बाद सेकंड कौन आता है? दैट इज बी इज स्ट्रक्चर. What is structure? For the production and reproduction, you require organization to regulate them. Now, the regulatory agency which regulate mode of production, consumption, distribution, right? How they control how to utilize the population, social concept, family, marriage, kinship, right?
education. So all these are the secondary part, and this secondary part is called as structure. ये उसने कल्चर को 3 एस्पेक्ट में बांटा है अपनी तरफ से, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर विच मेक्स द बेस, इसके ऊपर सेकेंडरी कौन आता है? दीज थिंग विच रेगुलेट. क्या कर रही है ये? रेगुलेट, विच रेगुलेट दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन. और वो कौन सी होती है? ऑफ कोर्स द पॉलिटिको इकोनॉमिक. और द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर पॉलिटिको इकोनॉमिक लाइक आवर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिटिको इकोनॉमिक चेंज, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करना. पॉलिटिको रूल्स, रेगुलेशंस, राइट? पॉलिटिकल ऑर्डर्स, कंट्रोल्स, वेज, राइट? और सोशल ऑर्डर की नाम करें तो फैमिली, मैरिज, किनशिप. सो दिस द सेकेंड पार्ट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट. हाँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट, ताकि किसी भी कल्चर में हार्मनी बनी रहे, राइट? वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये सेकेंडरी पार्ट है. और इसके ऊपर तीसरा पार्ट आता है, द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज सुप्रास्ट्रक्चर, राइट? द सुप्रास्ट्रक्चर. Suprastructure is actually associated with the mental attitude of a person, mentality. So here we have art, belief, thought, religion, morals, वो सब आपका सुप्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? आर्ट, बिलीफ, मोरल, रिलीजन, कस्टम, सबसे नीचे है आपका कोर प्रोडक्शन सेंटर, उसके ऊपर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, उससे ऊपर है मेंटल स्ट्रक्चर सेंटर. सो दीज थिंग आर साइकोलॉजिकल, मेंटल. तो मेंटल और साइकोलॉजिकल, राइट? ये सबसे ऊपर आ गया, क्लियर? उसके नीचे कौन सा आ गया? स्ट्रक्चर, जो रेगुलेटरी पार्ट है, जिसको बोला सोशल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट. और उससे नीचे क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, इन्वायरमेंट और प्रोडक्टिव पार्ट. नहीं हो रहा है ये साइकोलॉजी. इसने कहा मेंटल स्ट्रक्चर, ये आप नहीं, हम मार्विन हैरिस को पढ़ रहे हैं, खुद को नहीं. जो मार्विन हैरिस बोल रहा है उसको, वो ये कह रहा है कि दीज आर द सुपर स्ट्रक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ, दीज आर फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, दीज आर फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन. ये तुम्हारा मेंटल स्ट्रक्चर है जो सबसे बाद में आता है. सो कोर है इंफ्रा, देन स्ट्रक्चर, देन सुपरस्ट्रक्चर. क्योंकि यहां पर मेटलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं है, ये नॉन मेटलिस्टिक एस्पेक्ट है. सो टू मार्विन हैरिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मेटलिस्टिक एस्पेक्ट which form the base of a culture, and this is the non metal aspect. This is the secondary, tertiary thing. art, belief, moral, religion, custom, सब वही तो है, right? हाँ, production and reproduction, these are the materialistic aspect. How you are adaptive to the environment, biologically or ecologically and socially. उसके ऊपर how these two are regulated in a culture, वो बना structure. And then the mental manifestation, वो tertiary चीज है, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है. किसका है? पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ना, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी रेगुलेट वाले हैं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर. फर्स्ट प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड रेगुलेटरी, टू रेगुलेट दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन. तुम्हारे पास क्या है? पॉलिटी है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेटर्स है, जैसे तुम्हारी संस्थाएं जो डिटरमाइन कर, जैसे गवर्नमेंट, कई लोगों में लीडरशिप, कई में स्ट्रेटिफाइड में किंग्समैन, जो उसको कर रही है सिफिलिस एंड असिफिलिस सोसाइटी में. So these are the structural part which are given by Marvin Harris. So Marvin Harris बोलता है, what it says that important thing is productivity. What is important? Productivity. Productivity is the key factor of a culture. Productivity
is the key factor of the culture. Clear? And this productivity is directly influenced by the environment, of course. Productivity is the key factor. ये सीधी बात यही कहता है. Productivity is the key factor. Clear? And in each and every culture, productivity plays a great role in all sort of institutions. He worked on the Brazilian tribes. तो ब्राजील में इसने काम किया, and there he explained in terms of, yes, those which are important or crucial for the production, they all are sacred, and those not. So the concept given by Durkheim, sacred and profane, was explained by Maimonides in terms of productivity. And the same thing if we see, so in Indian aspect, this is cow, the sacred status of cow in Hindu culture, it is due to the productivity. So that person explained that how productivity are worshipped. Productivity assumed as sacred in different societies. कौन? काऊ है ना. तो आपका दूध, घी, गाय, तेल, तो आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इसी पे टिका हुआ है. बैल इसका, गाय इसकी, दूध इसका, घी इसका, दही इसका, दूध इसका, इसीलिए तुम्हारे यहां सब ज्यादा सेक्रेड मानी जाती है. राइट? सो द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, इट इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज अ materialistic concept, right, which assumed as a non-materialistic aspect. Right? आपके रिलीजन में काऊ क्यों है इतने सारे जानवर में से? यस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. तो वो कहता है जो आपके रिलीजन, आर्ट बिलीफ वगैरह है ना, ये सब मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे बेस्ड है. क्या आपके रिलीजन में कौन सेक्रेड है, कौन प्रोफेन है, इसको कौन डिसाइड करेगा? मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. सो द व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कल्चर? मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. एंड ऑन मेटेरियलिस्टिक यू हैव नॉन मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. इसका ये कहना है, इसका थ्योरी कहता है प्रोडक्टिविटी इज वर्शिप्ड. अब यही बात इसने कहा कि इफ वी टॉक अबाउट द मेलेनेशियंस, जो मेलेनेशियंस है उनमें पिग फ्लोटिंग होती है और पिग केयरिंग होती है. क्यों? द सेम थिंग, प्रोडक्टिविटी. वो पिग को पूरे साल हार्नेस करते हैं और फिर पिग फेस्टिवल्स बनाते हैं, राइट, जिसको पिग फेस्ट बोलते हैं. इन ईयर यू हैव पिग फेस्ट इन मेलेनेशियंस. यही हमने बुशमैन में देखा था, बिग मैन में. मेलेनेशियंस और जैसे पूरे ईयर हार्वेस्ट करते हैं, किसको? पिग्स को. और जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो पिग फेस्ट करते हैं, उसमें पूरे रात दिन पिग पोर्क पकाया जाता है और लोग उल्टियां करके उसको खाते हैं, दोबारा खाते हैं, उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं, उल्टी करते हैं. क्योंकि फेस्ट का बेस है पिग. फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका मेन चीज क्या होगा? पिग्स. ये पिग्स. पर जहां पर इफ दे आर, अब क्योंकि दे हैव द एनवायरमेंट विच फेवर्स द स्वाइन फार्मिंग, दे हैव द एनवायरमेंट विच फेवर्स स्वाइन फार्मिंग. पर जहां पर स्वाइन फार्मिंग फेवर नहीं करा, वहां पर ये एक प्रोफेन है, एक घृणा की चीज है. जैसे मिडिल ईस्ट, एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर पिग्स. इतनी हार्श गर्मी, पानी करना, उनको कीचड़ चाहिए, उनको गीलापन चाहिए, वो वहां है नहीं. जब है नहीं तो वहां पिग्स होते नहीं तो उनके लिए वो पिग्स. तो इन इजराइल में नोमैड जुदे पिग्स नहीं पालते. और ये सारे धर्म कहां से निकले हैं? वही भूमि है इजराइल पैलेस्टीन की. तो चूंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इज द की ऑफ कल्चर इवोल्यूशन, पढ़ा है ना हमने. तो उन्होंने कहा बिकॉज इन्वायरमेंट इज नॉट सूटेड फॉर दीज सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, सो व्हाई दे हेट. एंड वेयर इन्वायरमेंट सूटेड, they make the base of festivals and ceremonies. Clear? इस हिसाब से उन्होंने सारी चीजें बताई, कहां बीफ खाया जाता है, कहां पे पोर्क खाया जाता है, कहां पर बीफ नहीं खाया जाता है, कहां सेक्रेड है, कहां प्रोफेन है, और उन सबका बेस क्या है? प्रोडक्टिविटी और मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर.
इसके हिसाब से कि अगर एनवायरनमेंट सूट कर रहा है, प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी अच्छी है और वो कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वही मेन पार्ट है, वही सब चीजें डिसाइड करेगा। ये तो वही बात है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया मेटलिस्टिक एस्पेक्ट, ये क्रिटिसिज्म बन जाएगा। क्या बनेगा? वेरी मच फोकस ऑन मेटलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, वेरी मच फोकस ऑन एनवायरनमेंट, नॉट ऑन अदर फैक्टर्स, तो बात खत्म हो गई। अब कई जगह ऐसा होता है कि बिलीफ और थॉट में ऐसी चीज है ही नहीं, फिर भी लोग मान रहे हैं। देयर आर सो मेनी सेकंड एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये इसकी बात करता है भाई, इसका क्रिटिसिज्म हो गया ना। मुझे बताओ कि विष्णु हिरण को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? प्रोडक्टिविटी है क्या? नहीं है, फिर भी सेक्रेड है ना। तो ये बात यही कहते हैं कि कई बार थॉट एंड बिलीफ भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रोडक्टिविटी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वहां पर है, उस जगह की वो पहचान है। अगर हम प्रोडक्टिविटी साहब देखें तो खेजड़ी को देख लो, खेजड़ी उसके लिए क्यों आंदोलन हुए? प्रोडक्टिविटी, वाइटलिटी, इंपॉर्टेंस टू द डेजर्ट एरिया, उसकी छाल से लेकर, उसके बाग से लेकर, रूट से लेकर उसके फ्रूट तक सब चीजें काम आती है। सो वेरी मच प्रोडक्टिव, इसीलिए उसके लिए कुर्बानी दी गई। जाने के खेजड़ी मूवमेंट हुआ, तो ये भी मार्विन हैरिस है। और कहीं नहीं है तो उन्होंने ये कहा कि he actually focused a lot on metallic aspect of culture and neglected non-metallic aspect, but culture is constituted of both. Both are very signified, both are very important, both are crucial, metallic as well as non-metallic. बस ये बैलेंस चेंज करें। दूसरी बात, these people have a ethic approach. Okay, you need not to involve in culture. If you involve in culture, you will get biased. Right? If you involve in a culture, you will get biased. So, amic approach always lead to the biasness. It does not give a clear and correct picture of a culture. So, an anthropologist should have an ethic approach, because he is an observer. अगर डॉक्टर मरीज के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छे से ऑपरेशन कर देगा क्या? डॉक्टर शुड बी डॉक्टर, ये बोलता है। एमिक हमको क्या कहता है कि एथिक अप्रोच में आप बायस्ड हो जाओगे, बिकॉज यू विल थिंक एज योर कल्चर। ये कहता है कि अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे इलाज करेंगे? आप तो उनकी हर चीज को सही ठहराने में तुल जाओगे। यू विल जस्टिफाई ईच एंड एवरी एलिमेंट कल्चर whether it is or not, because now you are the part of that. आप कैनिबलिज्म को जस्टिफाई कर रहे हो, कर रहे हैं ना। जो लेवी स्ट्रॉस को देखोगे तो जस्टिफाई कर रहा है कैनिबलिज्म को, वो कह रहा है वहां पे प्रोटीन की कमी है, उनको चाहिए। बिकॉज यू आर वेरी मच टू दोज पीपल। उसने कहा मेंटल एस्पेक्ट है, चाहिए इसलिए खा रहे हैं। क्या बाकी लोग नहीं खाते? क्या तुम बाकी जानवर आदमी में फर्क है क्या? दैट्स दैट थिंग। लेवी स्ट्रॉस कहता है कैनिबलिज्म का मतलब होता है नरभक्षी, राइट? तो वो कहता है आदमी खाना ठीक है क्योंकि वहां प्रोटीन की कमी है, बाहर से इतने जानवर मिलते नहीं, आदमी मिला खा जाओ। So if you have an amic approach, you will justify everything. तो उन्होंने क्या कहा, ये क्या होना चाहिए? So this was Marvin Harris. जो ये first of all, Marvin Harris was a follower of Karl Marx and Friedrich Engels, which believe on the materialistic aspect, which believe on the production, which believe on the economy, right? To them, environment is a crucial factor for the culture evolution, right? Second, each and every element of culture are interrelated, interconnected. So change in one element will lead change to another element. तीसरी बात ये कहता है कि materialistic aspect is quite important in a culture. Materialistic aspect or materialistic culture is very important, and in this base he gave 3 different subdivision in a form of pyramid. कि बेस कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर सुपरास्ट्रक्चर। दिस इज द पार्ट विच इज वेरी मच इन्वायरमेंट प्लस इको, मींस ये हो गया प्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्शन, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट और रेगुलेशन पार्ट, एंड दिस इज द मेंटल एस्पेक्ट पार्ट और साइकोलॉजिकल पार्ट। तो उसने कहा बेस किसी भी कल्चर का क्या है? प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इन्वायरमेंट इकोटेक तो बेस पार्ट, उसके ऊपर रेगुलेटरी पार्ट और उसके ऊपर
सुपरस्ट्रक्चर. So mode of subsistence, right? Production, social organization, mental organization, right? Base, social, mental. Yes, please. Production and reproduction. दो बात बताई थी. Production plus reproduction. Production should be the economy, reproduction population. So an interaction of economy to population is the base. How a population survive, उसके लिए चाहिए mode of subsistence. तो ये किसी भी चीज का बेस है. इसके पूरा होने पर दूसरी संस्थाएं पनपती है टू रेगुलेट इट, और उसको पूरा होने पे तीसरी संस्था. भूखे भूखे भजन ना होए गोपाला. हम ये बात क्यों कहते हैं? कभी सोचो ये बात करके. भूखे भजन ना. सो व्हाट इज द प्राइमरी थिंग? इकोनॉमी, प्रोडक्शन. उसको रेगुलेट करने के लिए सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी. क्लियर? यही बात कार्ल मार्क्स बोलता है. इकोनॉमी लीड्स टू सोसाइटी, सोसाइटी लीड्स टू पॉलिटी. सो द बेस इज इकोनॉमी. ये बात हम कह रहे हैं कि मेन बेस है सब्सिस्टेंस. पहले खाने को हो, उसके बाद रेगुलेशन करोगे. कुछ है नहीं, किसकी सरकार किसकी होगी तो है ही नहीं खाने को. टूटो फूटो की सरकार थोड़ी होती है. एंड देन यू हैव सम कि हाँ सोचते हैं कुछ आर्ट बनाई जाए, कुछ बिलीव किया जाए, कुछ मॉरलिटी लाई जाए. वो बात की बातें हैं. पहले सबसे पहले लोग हो और खाना हो, तब दूसरी चीज होती है. सो प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन. सो दिस वाज मार्विन हैरिस. एंड मार्विन हैरिस से इन्फ्लुएंस हुए दो बड़े लोग. यस, वन वाज एंड सेकंड वाज जूलियन स्टीवर्ट. ये बोथ जो मानते थे, ये दोनों भी वही सेम चीज मान रहे हैं कि जो की फैक्टर है ना वो सेम है. कौन सा है? एनवायरमेंट, इको एंड टेक. ये की फैक्टर है, राइट? इसमें से जो लेस्ली वाइट है, लेस्ली वाइट जो है वो इस फैक्टर को बहुत बड़ा लेता है. ठीक है? और इन दोनों फैक्टर को मानता है जूलियन स्टीवर्ट कि एनवायरमेंट इज द की फैक्टर for the cultural adaptation. Environment equal to culture, because environment, culture is the adaptation to the environment. So environment has a prominent role, key role in the culture evolution, right? So in different environment you will find evolution of culture in different way. So in this way he gave a theory of multilinear evolution, right? And that made the base of neo-evolution. In first we classical evolution. In classical evolution, what we have studied? Unilinear evolution, right? Unilinear evolution. इसने कहा नहीं, it is not unilinear, because in different environment adaptation will be different, so culture will be different. So culture in different environment you will find different type of culture evolution. और इसके बेस पर दिया मल्टीलीनियर इवोल्यूशन. जैसे उसने पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इनकी अलग अलग सिविलाइजेशन का स्टडी किया और कहा ये सब लोगों में सिमिलरिटी है क्योंकि कुछ इन्वायरमेंट एक जैसा है, और डिसिमिलरिटी है क्योंकि सब अलग अलग इन्वायरमेंट में चल रहे हैं. सो उसने कहा इन्वायरमेंट इज द की फैक्टर फॉर द कल्चर इवोल्यूशन. नहीं, जूलियन स्टीवर्ट. इसीलिए इसकी जो पार्ट है, इसने कहा इकोलॉजी, इसकी बोलते हैं इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी एंड कल्चर, राइट? तो ये इसका पैदा करने वाला कौन था? जूलियन स्टीवर्ट. लेस्ले वाइट बोलता है व्हाट इज की? यस, एनर्जी इज द की ऑफ कल्चर इवोल्यूशन, राइट? एनर्जी इज द की ऑफ कल्चर इवोल्यूशन. पर कैपिटा, per year consumption of energy, right, will describe the culture progress or evolution. जैसे जैसे किसी कल्चर में पर कैपिटा, पर ईयर एनर्जी का कंजप्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कल्चर ग्रो करती जाएगी. ये लेस्ली वाइट बोलता. हाँ, ये कहता है कि
एनर्जी इज द की फैक्टर। तो ये कहता है किसी भी कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनर्जी। कल्चर बराबर एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी, क्योंकि विद द इंक्रीज टेक्नोलॉजी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो किसी भी कल्चर के अगर इवोल्यूशन और प्रोग्रेस को देखना हो तो उसकी एनर्जी का पर कैपिटा, और ये एनर्जी का देखो, उसने एग्जांपल दिया लाइक इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन फॉर्म एनर्जी वाज द ओनली एनर्जी, चाहे हंटिंग फूड गैदरिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो उस समय तुम्हारा कल्चर लेवल ये था। बट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड प्रोडक्शन चेंज में अब तुम्हारे साथ दो एनर्जी और आ गई, तो तुम्हारा कल्चर ग्रोथ हुआ, सिटीज बनी, सिविलाइजेशन बना, मेटल एडिक्शन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा। देन इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एनर्जी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑयल, पेट्रोलियम, कोल, ग्लोबलाइजेशन चेंज हो गया। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर इज ड्यू टू एनर्जी कंजप्शन। ये कौन बोल रहा है? लेस्ले व्हाइट। हाँ, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, हाँ, ये जूलियन स्टीवार्ट इकोलॉजी। उसके लिए इकोलॉजी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी में क्या क्या आता है? क्लाइमेट, टोपोग्राफी, राइट? क्लाइमेट आता है, आपका टोपोग्राफी आता है, वो सब आपका वो वाला पार्ट है। आपका सराउंडिंग्स आता है, बायोटिक अबायोटिक दोनों आता है। व्हाट इज इकोलॉजी? इन इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। So how ecology interfere, how ecology affects the culture or the human life or the social life? कैसे? Because culture is adaptation to the environment. तो जैसा environment वैसी, yes, it means culture is totally dependent on the surrounding. इसको बोलते हैं ecological determinism। क्या बोलते हैं इसको? Ecological determinism। तो ये जूलियन स्टीवार्ट। इसके हिसाब ने क्या, इसने कल्चर के दो पार्ट किए, कोर कल्चर एंड सेकेंडरी कल्चर। कोर कल्चर में कौन है? कोर कल्चर में इन्वायरमेंट है। कौन है? इन्वायरमेंट एंड पीपल, यस सर, ये कोर कल्चर। और बाकी सब है वो सेकेंडरी है। इसी के बाद पॉलिटी पनपी, सोसाइटी पनपी, सब बाद में, रिलीजन सब बाद में। पहले कोर में कौन है? एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड पीपल, यानी प्रोडक्शन। सेम बात जो मार्विन हैरिस करके गया है, ये सेम बात कह रहा है, पर इसने कोर में किसको डाल दिया? इन्वायरमेंट। जूलियन स्टीवार्ट ने, कि जूलियन स्टीवार्ट के कोर में कौन आ रहा है? इन्वायरमेंट। कोर कल्चर में इसका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट सोशल एस्पेक्ट के साथ है, कल्चर क्या है? अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट एंड कल्चर का कोर बनता है, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन है? तुम्हारी पॉलिटी, तुम्हारा अदर इंस्टीट्यूशंस, वो सेकेंडरी है। कोर कल्चर में कौन है? इन्वायरमेंट। तो इसके कोर में इन्वायरमेंट आता है सोसाइटी के साथ। तो E प्लस एस कोर हो गया, बाकी सब सेकेंडरी। तो कहता है कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में होगा, वो किसमें चेंज करेगा? कल्चर में। कल्चर के इवोल्यूशन के पीछे फैक्टर कौन है? इन्वायरमेंट। ये फैक्टर किसको बताता है? लेट्स स्टार्ट विद द न्यू इवोल्यूशनरिज्म, राइट? अब हम एक नई चीज लेके आते हैं जिनका हम नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज neo-evolutionaries. These people believe in the theory of evolution, but to them evolution was not the evolution what the classical evolutionary has thought. Psychic unity of mankind, survivals, unilinear, उनका नहीं, ऐसा नहीं है। Evolution is fact. Evolution happened. Everybody believes, but not in the way how classical evolutionary explained. To classical evolutionaries, evolution was a unilinear, right? It was a unilinear process. पहले savage, family, marriage, kinship, economy, उनके हिसाब से सब कुछ यूनिलीनियर था। इनका नहीं, यूनिलीनियर नहीं है, हर चीज यूनिलीनियर नहीं है, ये अलग अलग वे, बट इवोल्यूशन इज फैक्ट।
तो उसने फैक्ट के हिसाब से अलग अलग बनाए। तो इसमें जो मेन नाम आते हैं उसमें हमारे पास में आता है गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ले वाइट, यूलियन स्टीवार्ड, साइलेंस, राइट। कॉल कॉलिंस भी है, कॉम्बलर्स भी है, बट मेन हमें इन 4 पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे उसमें लिखे हुए हैं। कॉल कॉरेंस भी है, कॉलिंग्स भी है, मेनली गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ड और साइलेंस, ये 4 हमारे मेन मुद्दे आते हैं इसमें, राइट। So evolutionists believed in the theory of evolution, but by their own way. जैसे हम 1 by 1 स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? दैट इज गॉर्डन चाइल्ड, राइट। गॉर्डन चाइल्ड, he coined a term called as revolution. He coined a term called as revolution. इसने एक नया टर्म दिया रिवोल्यूशन। इसने कहा 3 तरह के रिवोल्यूशन हुए इन द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। कौन कौन से हुए? और इसने किसको फोकस किया? किसको फोकस किया? टेक्नोलॉजी को। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर इवोल्यूशन टुक प्रोग्रेस, राइट। टू गोल्डन चाइल्ड, द की ऑफ इवोल्यूशन वाज टेक्नोलॉजी, नॉट साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। क्लासिकल इवोल्यूशन क्या कहता है? साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये कहता नहीं, द की ऑफ इवोल्यूशन वाज यस प्रोग्रेशन इन टेक्नोलॉजी। In that term, 3 different revolutions occurred in the history of culture. First, food production. First was the food production. So food production was a jump in the field of culture evolution, right? जब उन्होंने not the human only, जो अदर चीजों को भी हार्नेस करना सीखा, डोमेस्टिकेट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, तो उसके पीछे कौन काम कर रहा है? टेक्नोलॉजी। जैसे विदाउट कास्ट्रेक्शन आप किसी बुल को खेती नहीं करवा सकते, कास्ट्रेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको प्लो चाहिए, उसके बाद तुमको पॉटरी चाहिए, राइट। फिर डेवलपमेंट। तो उसने कहा कि पहला डेवलपमेंट था फूड प्रोडक्शन, एंड इट हैपेंड इन द नियोलिथिक पीरियड। इसीलिए मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाई नियोलिथिक पीरियड इज टर्म्ड एज अ नियोलिथिक रिवोल्यूशन? ड्यू टू फूड प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इकोनॉमी, overall change, right? A complete change. Revolution मतलब एक पूरा तत्व घूम जाए, right? Revolution like as earth revolve around the sun, तो एक पूरा revolution complete from this phase to that phase, तो ये revolution है। सेकेंड कब हुआ? अर्बनाइजेशन, राइट। अर्बनाइजेशन का टाइम कौन सा था? आयरन टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन। जैसे 5th AD किधर हुआ? नॉर्थ इंडिया, राइट। नॉर्थ इंडिया में 5th AD के आसपास हुआ, और 3rd के आसपास कहां पर हुआ? साउथ इंडिया। सो दिस डेवलपमेंट ऑफ सिटी इज एट्रिब्यूटेड टू द आयरन कल्चर। नई टेक्नोलॉजी, नया एडवांसमेंट आया, आयरन को यूज करना इन द लाइफ। यहां पे किसको यूज कर रहे हैं? यहां पर तुम लेकर आए थे किसको? नियोलिथिक किसका आया? हमने पढ़ा था ना। नियोलिथिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी में? क्या ब्लेड्स यहां आएगी तो फिर पर पहले क्या करेगा? माइक्रोवेव तो खाएगा इससे ऊपर। तो ये एक्सेस का टाइम था, एक्सेस। बट मेन चीज इनमें क्या था? हम तुमने क्या था एक्सेस में क्या करते थे लोग? ये टाइम था पॉट्स का, पॉटरी का, एक्सेस का। और वो कैसी थी?
ग्लेज्ड, जिसको अच्छे से रगड़ के चमकाया गया था, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड एक्सेज। अरे भाइयों क्या कर रहे हो? पॉलिश्ड एक्सेज का टाइम था ये, जब लोगों ने चमका, पॉटरी, पॉलिश्ड एक्सेज। उसके बाद आपने कॉटन की बात की है, अलग अलग क्रॉप्स, डोमेस्टिकेशंस। न्यूज रिवोल्यूशन हर एक क्षेत्र में होता है, इकोनॉमी में हो तो सोसाइटी में हुआ, सोसाइटी में तो पॉलिटी में हुआ। चेंज, इकोनॉमी लीड्स टू सोसाइटी, सोसाइटी लीड्स टू पॉलिटी। सेकंड कौन है? ये सब मार्क्स के चेले हैं। ये सब किसके चेले हैं? यस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, नॉट बिलीफ एंड थॉट एंड मोरल्स। इंपॉर्टेंट क्या है? आउटर। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन। ये इस पे काम कर रहे हैं। और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? यस, सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी गेव राइज द कल्चर इवोल्यूशन। क्लियर? तो इवोल्यूशन इनके हिसाब से। और तीसरा इवोल्यूशन कौन सा हुआ? इंडस्ट्रियल, राइट? फ्यूल टेक्नोलॉजी। क्या है? फ्यूल टेक्नोलॉजी, चेंज टेक्नोलॉजी, ऑयल, नेचुरल गैस, मशीन्स। तो एक लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई। सो दीज आर द रिवोल्यूशन गॉड इनसाइड में, राइट? और ये क्या बोलता है? ये कि बारबरी सेविज्म है, बट उसने तरीके बताए। उसने कहा देखो हमारे पास, ये उन बेचारों को एक ट्रिब्यूट करता है कि बारबरिज्म ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद कौन आए? उसके बाद में हायर सेवेजेस, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले आ गया सेवेजरी, राइट? देन बारबेरिज्म, देन हायर बारबेरिज्म, और उसके बाद में सिविलाइज, राइट? सेवेजरी को कहां बताता है ये? बारबेरिज्म कहां बताता है? हायर कहां चला गया? कैल्को, कॉपर, राइट? सिविलाइजेशन कहां चला गया? ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एंड आयरन, राइट? ये चला गया ब्रॉन्ज, और आगे चला जाएगा आयरन। तो इसने कहा ये चीज, ब्रॉन्ज तक आते आते आपका सिविलाइजेशन हो गया था। तो ये इस फॉर्म में बता रहा है कि वो जो उन्होंने बताया था ना कि सेवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन का नहीं, सेवेजरी, बारबेरिज्म, हायर बारबेरिज्म, देन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज है, जैसे एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज ए ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कैलकुलेटिव कल्चर हमने पढ़ी ना, मुंडी के एकदम साधारण, राणा गुंडाई, परियाना गुंडाई, अंजीरा, रहमान डेरी, राइट? कालीबंगा, सोठी, पढ़ी थे ना? तो ये सब है कैलकुलेटिव कल्चर। और वो दूसरे वाली आहाड़, गिलुंद, कायथ, नो, नरवण, राइट? ये सारी, ये कौन है? कैलकुलेटिव। इसमें से ऊपर कौन है? ब्रॉन्ज। एंड ब्रॉन्ज वॉज इंडस वैली civilization, not the culture, civilization, the advancement of technology, science and technology, that's civilization. So therefore civilization, higher में calcolithic, barbarism में neolithic, savagery में paleolithic, and they all are based on advancement of technology. So important is advancement of technology, what it says. हो गया? इसने कहा कि ये जो तीन इन्होंने बताए हैं ना, इन्होंने कहा एक छोटी सी बात करते हैं। जब सबसे पहले सेवेजरी का टाइम हुआ करता था, एंशिएंट टाइम की बात करता है ये, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीन टाइम में बांटता है, सेवेजरी को छोड़ दो। ये क्या कहता है कि एंशिएंट टाइम है, उसमें क्या होती थी? सेक्सुअल प्रोक्सिमिटी, क्लोथलेस लाइफ, राइट? सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी होती थी, जो जिसे फ्री सेक्स था, जो जिसे कर ले, और एक क्लोथलेस लाइफ थी, और पब्लिक ओनरशिप थी। कौन सी ओनरशिप थी? पब्लिक ओनरशिप थी। ये एंशिएंट वर्ड था, जहां पर कोई सेक्स के ऊपर कुछ भी आपके कोई बाधा नहीं थी, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं थे। एक प्रोमिस्क्यूटी, हमने कहा था होड फैमिली, हमने कहा था सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, हमने कहा था कॉन्सिक्वेंस मैरिजेस, जो हमने पुनावुलन, वो सब वो कह रहा है कि इसमें सेक्स में कोई बाधा, कोई ऐसा लाइफ नहीं था जिसको प्रॉब्लम नहीं था। दूसरी, क्लोथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुआ करते थे, जिसको जो बांध लिया, मिला, नहीं मिला। अ लाइफ, अ सिंपल नेचुरल लाइफ, इसको हमने क्या वर्ड दिया? नेचुरल मैन। क्या वर्ड दिया? नेचुरल मैन। अ नेचुरल मैन। और जो ओनरशिप थी वो पब्लिक थी, किसी की प्राइवेट ओनरशिप थी क्या? नहीं। उसने कहा इसके बाद एक मिडिल पीरियड आता है, लेटर पीरियड आता है, जिसमें ये सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है?
मोनोगेमी बदल जाती है, राइट। ये क्लोथलेस लाइफ किस में बन जाती है? फुल क्लोथ, ऊपर से नीचे तक, सल्तनत पीरियड तो पीरियड, इंडिया, रोमन स्टाइल, सब में। और पब्लिक कन्वर्सन किस में हो जाता है? सारी भूमि किसकी? राजा की, राइट। हु विल बी ऑनर ऑफ द लैंड? किंग, राइट। तो एक टाइम आता है जब ये सब बदल जाता है। क्लियर? अभी दोबारा टाइम ले लो, अब आ जाओ दोबारा। क्लियर? तो ये वापस क्या हो गया? सेक्सुअल फ्रीनेस। प्रॉमिस्क्यूटी नहीं, फ्रीनेस है। आपको संबंध रखना, रखो, नहीं रखना, लिव इन में रहो। प्रॉमिस्क्यूटी में कोई सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम है तो बट फ्री हो, लिव इन रह सकते हो, एलजीबीटी में रह सकते हो, जब चाहो डिवोर्स में आ सकते हो, तुम संबंध में रहना रहो, कोई मना नहीं है। तो एक नया वर्ड आया जिसको सेक्सुअल फ्री वर्ड है। अब मोनोगेमी बंदो तो बंदो, नहीं बंदो तो नहीं बंदो। क्लॉथेस भी क्या हुए? मॉडिफाइड हो गए। अब जरूरी है पूरे कपड़े पहनने? नहीं, आप स्कर्ट पहनो, आप जींस पहनो, आप जो मर्जी पहनो। और तीसरा कि ओनरशिप कौन सी होगी? पब्लिक प्लस प्राइवेट, दोनों हो गई, राइट। एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ पीपल, एक तरफ दोनों का मिक्स है। तो इन दिस टर्म वी कैन से दैट इवोल्यूशन कैन बी सर्कुलर इन फॉर्म। जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए ना। अब तुम क्लोथ को यूज ही नहीं करते, तुम रहना ऐसे ही पसंद करते हो। आप पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड देख लो, अगर आपको मौका मिले बीच पे जाके देख लो। क्लियर? नाउ क्लोथ इज नॉट मैंडेटरी। तो वो कहता तुम्हें लगता है कि सर्कुलर बन गया, जहां से शुरू हुए थे हम लोग वहीं को। तो उसने कहा कि तो ये इट डिस्कार्डेड द यूनिलिनियर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैन बी सर्कुलर आल्सो, राइट। कि भाई आज आप वहां हो, कल वहां हो सकता है, परसों आप वहीं पहुंचो, पर एक नए रूप में। सो इवोल्यूशन कैन बी सर्कुलर आल्सो। तो इट वाज जस्ट डेविएट टू द क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी वेयर दे सेड दैट इवोल्यूशन इज यूनिलिनियर। इसने कहा यूनिलिनियर की बजाय ये कैसे हो सकता है? इवोल्यूशनरी, उसमें कुछ नहीं है। ये कहता है कि 1 by 1 टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में था। सिविलाइज्ड टेक्नोलॉजी टॉप, और इसमें ये क्या कह रहा है? सर्कुलर इवोल्यूशन। सो वो कहते हैं यूनिलिनियर, इसीलिए इसको न्यू इवोल्यूशनरीज कहा जाता है। व्हाई दे कॉल न्यू? तो उनका नो, इट इज नॉट ऑब्वियस दैट एवरी टाइम वी हैव ए यूनिलिनियर प्रोग्रेसेस। इट मे बी सर्कुलर, मे बी वी आर जस्ट रिटर्निंग टू आवर रूट्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। आप आज जंगल में जा रहे हो, कैंप फायर कर रहे हो, बारबेक्यू जला रहे हो, वैसे जीना चाह रहे हो जैसे पहले लोग जीते थे, राइट। इज इट अ यूनिलिनियर इवोल्यूशन? नो। उसने डिस्कार्डेड किया इस बात को कि इवोल्यूशन किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। ये यूनिलिनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। नहीं, ये कहता सर्कुलर, ये कहता लीनियर। ये यूनिलिनियर नहीं है, यूनिलिनियर इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है, बट इवोल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसको यूनिलिनियर बनाया, पर ये सर्कुलर भी हो सकता है। अगर आप सोसाइटल हिसाब से देखो तो सर्कुलर है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो तो यूनिलिनियर है। बस पहले खाली ह्यूमन था, उसके बाद में तुम्हारे प्लांट एंड एनिमल आए, फिर फ्यूल आए, और आगे बढ़ गए एटॉमिक में आ गए हो, तो ये तो यूनिलिनियर है ना, बट वो सर्कुलर है। तो उसने कहा इवोल्यूशन की कोई परिभाषा नहीं कि यूनिलिनियर होना चाहिए, ये कैसे भी हो सकता है, बट इवोल्यूशन इज यस ऑब्वियस, इवोल्यूशन इज देयर whether it is टेक्नोलॉजिकल और सर्कुलर, बट इवोल्यूशन है। इससे पहले उन्होंने डिस्कार्डेड किया था, डिफ्यूजन वालों ने, फंक्शनलिज्म वालों ने डिस्कार्डेड किया था कि क्या पास्ट की बातें करते हो, व्हाट इज सोसाइटी, इसकी बात करो ना, फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करो ना, सोसाइटी के फंक्शन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उस पर बात करो ना, तो आपके ब्राउन और मिलेनियल्स आ जाते हैं, राइट। दूसरा कहता है क्या है पूरी सोसाइटी, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, तो कौन आ जाते हैं? सिंबोलिज्म वाले आ जाते हैं, कल्चर एंड पर्सनालिटी आ जाते हैं, लेविस्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है। ये कहते हैं नहीं, इवोल्यूशन गलत नहीं है, द वे ही प्रेजेंटेड, दोस पीपल प्रेजेंटेड वाज नॉट एप्रोप्रिएट। इवोल्यूशन ऑब्वियस है, बट उसका तरीका बदलते हैं। तो पहले कौन है? गॉर्डन चाइल्ड, राइट। ये सबसे पहले आता है।
इसके बाद जो दूसरा बंदा आता है उसका नाम है लेस्ले वाइट. And Leslie White focused that culture evolution is equal to energy per capita per year consumption, right? So to Leslie White again, Leslie White very much influenced by Karl Marx and Michelangelo, and he favored cultural materialism. He favored cultural materialism. In that materialist attack, according to cultural evolution is equal to energy plus technology. एन टेक इको, मेटल का बेस क्या था? एन टेक इको, ये भी बात करता है एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी, उससे इवोल्यूशन होगा. कल्चर के किस पार्ट का इवोल्यूशन हो रहा है? मेंटल, मेटलिस्टिक. और मेटलिस्टिक से कौन बनेगा? नॉन मेटलिस्टिक. सो टू देम कल्चर इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी. कहीं रिलीजन की बात हो रही है? बिलीफ, थॉट, मोरल, वैल्यूज, सोसाइटी, किनशिप, मैरिज, फैमिली? नहीं. इवोल्यूशन किस पे बेस्ड है? एनर्जी प्लस. ये मेटलिस्टिक एस्पेक्ट है. मेटलिस्टिक एस्पेक्ट कि किसी भी कल्चर के इवोल्यूशन का बेस क्या है? ये दोनों. पर कैपिटा पर ईयर कंजप्शन. सो एज पर कैपिटा पर ईयर कंजप्शन एनर्जी इंक्रीज इन कल्चर, कल्चर इवॉल्व्स. राइट? सीधी सीधी बात है. यही बात इसने कही थी कि देखो लाइक एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग कौन सी कल्चर आ रही है? ह्यूमन एनर्जी, ओनली ह्यूमन एनर्जी. हंटिंग, फूड गैदरिंग, फॉरेजिंग, एनर्जी किसकी? कौन लेके भाग रहा है? खाली एक आदमी काम कर रहा है. कौन कर रहा है? ह्यूमन. वो मार रहा और खा रहा है. ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड एंड दैट वाज ह्यूमन एनर्जी. सो यू आर एट द लो लेवल ऑफ रिवोल्यूशन. इन सेकेंड टर्म, right? Domestication of plant and food, domestication plant and animals. Now it tripled your energy. Human, plant, food. Evolution converted into revolution, जैसा गॉर्डन साइड ने कहा था. न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. तो उसने कहा कि सेकेंड एनर्जी, अब तुम्हारी एनर्जी बढ़ी. सो पर कैपिटा पर ईयर एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज. जो पहले ह्यूमन कंजप्ट कर रहा था, ह्यूमन अपने साथ साथ प्लांट और एनिमल को भी कंजप्ट कर रहा है. तो पर कैपिटा पर एनर्जी बूम, चीज बढ़ गई. इसके बाद तीसरा टाइम आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. उसमें आपने किस पे गौर किया? एनर्जी कैसे कैसे बढ़ रही है तुम्हारी, मिक्स कैसे हो रही है. और इसमें कौन आता है? तुमने कोल, ऑयल, मिनरल्स, राइट, वाटर, राइट, हाइड्रो एनर्जी, इनको यूज करना शुरू कर दिया. फिर एनर्जी बढ़ गई. नाउ पर कैपिटा पर ईयर एनर्जी कंजप्शन चेंज. तो यहां पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली. इन्होंने पूरा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड देन कंजप्शन ऑफ एनर्जी. So this model is based on the consumption of energy, right? Energy consumption की वजह क्या है? Mainly technology. You develop a new technology which could harvest a new type of technology. उसकी वजह से per capita consumption बढ़ता गया और culture evolve होती गई. So to Leslie White, the key factor of evolution is consumption of energy per capita per year in a given culture. If it will get increased, culture will evolve. उसका इसने एग्जाम्पल दिया. की फैक्टर ऑफ कल्चर इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर.
कि पहले आपके पास एक एनर्जी थी, फिर आपने प्लांट लिया, फिर आपने एनिमल्स लिए, फिर आपने पूरे के पूरे नेचर उठा लिया, ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेज, मिनरल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद में अब तो आपके नई और आ गई है, कौन सी? आपने एटॉमिक पावर को, न्यूक्लियर पावर को यूज करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन को फ्यूल बनाना शुरू कर दिया है। हाइड्रोजन फ्यूल आ गया ना। विद द कोर्स ऑफ टाइम तुम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हो। क्लियर? बस यही तो बताता है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर कैपिटा कितनी कर रहे हो, उससे आपसे प्रोग्रेस होगा। इसके हिसाब से उसने कहा कि किसी भी कल्चर में 3 अलग अलग पार्ट है। इसने उनको नाम दिया फैक्ट्स। क्या नाम दिया? फैक्ट्स। सबसे बेस में कौन से फैक्ट्स होते हैं? उसके ऊपर, और फाइनली वही तुम उठा के देख लो जो मार्विन हैरिस ने कहा था। टेक्नोलॉजी नीचे, मतलब एनर्जी, टेक, प्रोडक्शन, राइट? फिर इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और ऊपर आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, आइडियलिज्म, कल्चरल बिलीफ, मोरल्स, कस्टम्स। तो बेस इसने भी किसको बताया? इसने नाम चेंज कर दिया। क्या नाम बता दिया? टेक्नोफैक्ट्स, सोशियोफैक्ट्स, आइडियोफैक्ट्स। उसने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपरास्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहां पर कौन है? E+T। यहां पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आइडिया, बिलीफ, रिचुअल्स, मोरल्स, कस्टम। तो किसी सोसाइटी का बेस क्या है? टेक्नो। तो चेंज इन टेक्नो will lead to change in everything because all the elements of culture are interconnected to, वही बात वो मार्विन हैरिस कहता है, change in one, change in other, change in infrastructure will get change into structure, will get change into suprastructure। जैसे जैसे बदल जाती है वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बदल जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी, एनर्जी। So what is the base of culture? E+T। ये कौन है? ये है लेस्ले वाइट। कौन है? लेस्ले वाइट। सीधे सीधे क्वेश्चन है ये, पूरे पूरे। बस ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स, ध्यान रखना प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट, टेक, प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट, टेक, प्रोडक्शन बेस है। अब किसी ने इन्वायरमेंट को उठा लिया, किसी ने टेक को उठा लिया, किसी ने प्रोडक्शन। तो हमने 3 वर्ड सुने थे, कौन कौन से? इन्वायरमेंट, टेक, प्रोडक्शन। ये कौन है? जूलियन स्टीवार्ड, राइट? और टेक को किसने बताया? कौन कौन? टेक्नोलॉजी, गॉर्डन चाइल्ड और लेस्ले वाइट। ये कौन ला रहा है? गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ले वाइट, राइट? और प्रोडक्शन को कौन बता रहा है? मार्विन हैरिस। ये लो भाई साहब, आगे पूरे पूरे अपने, बस ये दिमाग लगा देना, चीज खत्म हो जाएगी। और तीनों को मान रहे हैं। इनके लिए एनवायरमेंट इज द की फैक्टर। की फैक्टर कौन है? एनवायरमेंट से जितनी एनर्जी ड्रॉ करोगे उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे, जितना प्रोडक्शन लोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे, जितना टेक यूज करोगे। तो की फैक्टर एनवायरमेंट है इनका। तो ये दिस वाज द लेस्ले वाइट। और लेस्ले वाइट के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है? तीसरा कौन आता है? दैट इज जूलियन स्टीवार्ड, राइट? तीनों वर्ड इसके समझ गए? इफ दे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी एंड कल्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल डिटरमिनिज्म, तीनों किसके हैं? जूलियन। इकोलॉजिकल क्या वर्ड है? एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड
अबायोटिक, और सराउंडिंग अबायोटिक, दोनों के मिलने से क्या बनता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी द की फैक्टर ऑफ कल्चर। इकोलॉजी, और जिसको हमने वर्ड नाम निकाल दे दिया इसने, हमने अपने सराउंडिंग को क्या बोला? इकोलॉजी का कौन से पार्ट को बोलते हैं सराउंडिंग को? यस। An interaction between environment and bio, an interaction between people and environment cause the culture. So culture is the adaptation to the surrounding environment. ये बोलता है जूलियन स्टीवार्ट। Culture is the adaptation to the surrounding environment. In this term, culture is highly influenced and determined by the surrounding environment. बस इस चीज को दिमाग में रख के चलना, राइट? तो की फैक्टर कौन है? इन्वायरमेंट। और इसको नाम दिया इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज द होल system is based upon the interaction of people to the surrounding environment, biotic to the abiotic. So environment is the key factor, उसके नाम से क्या? environment is the key factor, and environment और ecology that which determines the culture. तो इसको क्या नाम दे दिया हमने? ecological determinism. That is environment which determines the culture. This is the ecology which determines the culture. So evolutionary culture is due to the adaptation to the those who successfully adapted, progress, those who couldn't, diversified. दो ही वर्ड है, successful and diversified. Those which adapted well to the surrounding environment became successful, right? Become adaptive, and those who couldn't, diversified, disperse हो गए, diversified. यही बात करता है जूलियन स्टीवार्ट, राइट? तो इसने क्या किया? इसने क्या दो पार्ट है, देयर आर टू डिफरेंट पार्ट. फर्स्ट इसने नाम दिया कल्चर कोर, जिसमें कौन आ रहा है? इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी. बायोटिक एंड अबायोटिक हो गया ना, ये कोर है. और दूसरे कौन से? सेकेंडरी कल्चर, जिसमें तुम्हारी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी के बाकी जो डिटरमाइन फैक्टर जो हमने कहा था, कौन से फैक्टर? रिलीजन, कौन कौन से? स्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, या फिर सोशियो एंड आइडियो, वो कौन से? सेकेंडरी कल्चर. और ये कौन है? प्राइमरी. कल्चर को एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, राइट? सोसाइटी का कौन सा मूड? प्रोडक्शन. कौन सा मोड? प्रोडक्शन. तो सेम वही बात हो गई, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन. क्या बात होगी? प्रोडक्शन एंड, सब घुमा फिरा के की बात कर रहे हैं. इन्वायरमेंट मींस जो तुमको सब्सिस्टेंस देता है, और सोसाइटी मींस बायो वाला पार्ट जो रिप्रोड्यूस होता है. अगर आप इसके साथ सक्सेसफुली है तो रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, और नहीं है तो खत्म हो जाओगे. इफ यू आर नॉट इन्वायरमेंटली अडेप्टिव तो क्या होगा? मान लो प्रॉपर वेगन हो और आपको आइलैंड में छोड़ दूं, क्या करोगे? मर ही जाओगे, क्योंकि आपके पास वेगन की चीजें नहीं है. या तो फिश खाओ, सी फूड लो, वरना एक बहुत अच्छा एक देखो, एक कोट बना हुआ है, दैट इज कैट. एडप्ट, माइग्रेट और डाई. ये यहां पर पूरा काम करता है. इधर अडेप्ट और माइग्रेट, अदरवाइज यू विल. तो ये इस पे बात करता है. इधर यू विल अडेप्ट और यू विल डाई. दो जो अडेप्टेड वेल, ठीक, वरना या तो डाइवर्सिफाई हो गया, मर गए. यही बात ये कहता है, इन्वायरमेंट इज द की फैक्टर, एंड कल्चर कोर में मेन चीज क्या है? एंड दो जो सक्सेसफुली अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, सक्सेसफुल. इफ नॉट, अडेप्ट, माइग्रेट और डाई. सेकेंडरी लेवल, पॉलिटी, सोशल, वो फैमिली, मैरिज, किनशिप, सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल. तो उसने दोनों को मिला के, किसको? सोशियो आइडियो या फिर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, दोनों को मिला के एक नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी कल्चर, जूलियन स्टीवार्ट. तो ये कहता है कि जब कोई भी कल्चर जो है किसी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो सबसे पहले ये कल्चर कोर, मतलब इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि चेंजेस क्या होंगे. तो पहले चेंजेस जो है वहां पे होते हैं, मोड ऑफ सब्सिस्टेंस पे होते हैं, पीपल पे होते हैं. सेकेंडरी फिर ये है. तो जो नेबरिंग कल्चर है ना, जैसे मान लो ये पास में एक नेबरिंग कल्चर है,
उनका आपका इंटरेक्शन ये है और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन ये है। तो पहला प्रभाव कौन देता है? इन्वायरमेंट। सेकंड कौन देता है? नेबरिंग कल्चर। पहला इन्वायरमेंट, फर्स्ट इंपैक्ट किसका है? इन्वायरमेंट। सेकंड नेबरिंग कल्चर। नेबरिंग कल्चर में डिफ्यूजन है, पर इन्वायरमेंट तो सीधा एडेप्टेशन है। So this was the things. So if you are living in the same area, same region, two type of culture are there. One well adapted become survive, successful, and those who couldn't वैसे के वैसे रह गए या डाइवर्सिफाई हो गए। ये बात ये कहता है। जब मैंने तुझे लोनों के बारे में बताया था, बुशमैन और लोनों के बारे में, तो बुशमैन अच्छे से सर्वाइव कर लिया, जी रहे, लोनों नहीं कर पाए, आज भी डाइवर्सिफाइड होकर भाग रहे हैं। ये बात ये कह रहे हैं भाई, जो अडेप्ट हो जाएगा वो एग्रीकल्चर भी कर लेगा, अडेप्ट वाला एग्रीकल्चर करेगा, और नहीं तो क्या करेगा? जिंदगी भर पी लिए घूमते रहो, राइट? जी रहे हो बट तुम उसको एनवायरमेंट को यूज नहीं कर पाए, यू आर नॉट वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। अडेप्टेड होते तो एग्रीकल्चर शुरू कर देते, हॉर्टिकल्चर शुरू कर देते, स्टेबल इकोनॉमी बना लेते, सोसाइटी बन जाती, पॉलिटी बन जाती, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, नहीं? वरना वहीं बैठे हो जिंदगी भर जानवर पकड़ रहे हो और वाइल्ड सीड इकट्ठा कर रहे हो, राइट? इसने सोसिलो का एग्जांपल दिया। एक ट्राइब है जिसका नाम है सोसिलो ट्राइब, नॉर्थ अमेरिका में रहती है, राइट? और ये पाइन सीड्स पे काम करती है। किस पे जिंदा रहती है? पाइन सीड्स पे, सोसिलो। ये लोग क्या कि दे डेवलप सोसाइटी अप टू फैमिली लेवल ओनली। उनका कोई किनशिप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई मोइटी नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है, बिकॉज ड्यू टू दिस स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट, ड्यू टू दैट स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट एंड डिस्पर्स पाइन थिंग्स, कोई सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बन नहीं पाए, अडेप्ट हो नहीं पाए, तो वो जिंदगी भर फैमिली में रह गए। तो होता क्या कि जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है तो कई सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो जाती है और हार्वेस्ट कर लेती है, अगली बार कोई दूसरी फैमिली के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो सोसाइटी नेवर फ्रेम्ड ड्यू टू दैट स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट। That shows the how environment is a key factor in the forming of society, right? वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनवायरमेंट तुमको इजाजत ही नहीं देता कि एक साथ लोग रहो। जैसे हम कालारी बुशमैन की बात करते हैं, राइट? या फिर जो आंसे की बात करते हैं, वो आज भी बैंड्स में रह रहे हैं। क्यों? स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाई दे कुडंट डेवलप एज ए परमानेंट सोसाइटी और ए ट्राइब, दे बिकेम बैंड। तो कहते हैं इसको इस बैंड को, इस ट्राइब को कौन फेवर कर रहा है? सो वी कैन गिव एग्जांपल बुशमैन, वी कैन गिव जो वांसी, वी कैन गिव एग्जांपल सोसिलो, कि कैसे एनवायरमेंट ने इनको अडेप्टिव नहीं होने दिया। और उधर मसाई, नुवेर, राइट, बाटू सक्सेसफुल अडेप्टेड हुए और स्थायी ट्राइब बन गए, कॉम्प्लेक्सिटी सिद्ध हुई। सो दैट शोज द एनवायरमेंट इज द की, राइट? चेंज इन कल्चर कोर विल चेंज द होल कल्चर। मेन क्या है? कल्चर कोर। या तो चेंज इन एनवायरमेंट होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कल्चर कोर में मेन चीज है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट किस पे डिपेंड करेगा, किस पे अडेप्ट करेगा? पीपल, बाकी सब सेकेंडरी है। तो बेस में आपका एनवायरमेंट एंड इको ही आता है। कौन आता है? एनवायरमेंट एंड इको, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एनवायरमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन विल गुड, एवरीथिंग विल बी गुड, इफ नॉट देन। एग्जाम्पल सोसिलो, सोसिलो, सोसिलो ट्राइब, ट्राइब नहीं है, फैमिली ग्रुप है। तो दे डिडंट डेवलप मोर देन फैमिली, वो फैमिली बन के रह गए। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे स्केर्सिटी बहुत है खाने की, एनवायरमेंट फेवर नहीं कर रहा है, तो ढंग की सोसाइटी नहीं बना पाए। खाने के लिए भून के खाते हैं ना, जैसे हम यहाँ खाते हैं पंपकिंस को, खाते हैं ना, भून के खाते हो। वैसे पाइन के होते हैं जिनको आप चिलगोजे बोलते हो, चिलगोजा बहुत महंगे होते हैं और बहुत रेयर होते हैं, वो हर साल नहीं होते, रेयरली होते हैं। और बड़ा इकट्ठा करके रखना, फिर उनको भून के खाना। तो नट एंड सीड्स तो हम बचपन कलेक्ट करते आए हैं, बट चूंकि एनवायरमेंट इज नॉट फेवरिंग थिंग्स, तो वो हमेशा फैमिली ग्रुप से ऊपर बढ़ ही नहीं पाए। सो दिस, अब इसके बाद ये तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। सेकेंड ये किस पे बात करता है? ये करता है
यस, इसने कहा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू जूलियन स्टीबार्ड. देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन. फर्स्ट इज, second is, and third is. Right? This was explained by classical evolutionaries. This was Gordon Childe and Leslie White, and this was Julian Stewart. So, Julian Stewart categorized evolution in 3 different categories: unilinear, universal, and multilinear. Unilinear was described by classical. यूनिवर्सल, चाइल्ड एंड वाइट जो उनका यूनिवर्सली हुआ किसकी वजह से? टेक्नो. किसकी वजह से? एनर्जी. एंड इट इज नॉट यूनिलिनियर, इट मे बी सर्कुलर आल्सो. तो उसने ये बताया. और जूलियन स्टीबार्ट क्या कहता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस कल्चर इवॉल्व डिफरेंटली, एंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन कल्चर इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर. राइट? कुछ चीजें समान थी तो एक जैसे हो गया, नहीं हुई तो नहीं हुई. दिस वाज द थिंग एक्चुअली. हाँ. सो टू जूलियन स्टीबार्ट, evolution has taken place in multilinear style. In different environmental conditions, culture evolved differently. So it was multilinear evolution of culture. Whether it is Peru, Mexico, right? or Brazil, or China, or Egypt. तो वो पेरू की बात करता है, मैक्सिको की बात करता है, चाइना की बात करता है, इजिप्ट की बात करता है. They all have civilization, different civilization, but they all evolved differently. Had some characteristics which are similar to each other, but some were not. जैसे पैगोडास, मंदिर, टेम्पल्स एक जैसे थे, बट बाकी डिफरेंट है, अलग अलग जीने का तरीका, प्रोडक्शन डिफरेंट है. तो उसने कहा कि इट इज कॉल्ड मल्टीलीनियर इवोल्यूशन. इट डिस्कार्टेड द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. राइट? इट वाज जस्ट अगेंस्ट द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो बोलते थे क्लासिकल इवोल्यूशनरीज कि सब एक जैसे ही इवॉल्व हुए हैं. वो कि नहीं, ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस कल्चर इवॉल्व डिफरेंटली. सो इट वाज नॉट ए यूनिलीनियर, बट इट इज अ मल्टीलीनियर इवोल्यूशन. ये जूलियन स्टीबार्ट है. राइट? और सालिस ने क्या किया? इस चीज को 3 पार्ट. सालिस ने कहा एक जनरल इवोल्यूशन होता है, राइट? जो आप क्लासिकल में देख चुके हो. एक जो इसने बताया मल्टीलीनियर, और एक जो गॉर्डन चाइल्ड ने इसने कहा जनरलाइज का. तो सालिस का जो मेन काम था वो था जनरलाइज एंड मल्टीलीनियर, 2 फॉर्म में करना. जनरलाइज एक पार्ट किया, एक पार्ट किया मल्टीलीनियर को. तो जनरलाइज में क्लासिकल हो गए और लेस्ली वाइट हो गए, और मल्टीलीनियर में ये इधर आ गया. राइट? तो उसके इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया 2 पार्ट है. तुम्हारी बुक में मैंने लिखा है, सालिस बहुत छोटा सा है. राइट? तो उसने कहा 2 पार्ट है, एक है जनरलाइज्ड और एक है कौन सा दूसरा? पर्टिकुलर स्पेसिफिक. फॉर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवोल्यूशन, जिसको बाद में मल्टीलीनियर बना दिया था. राइट? तो फर्स्ट हो गया जनरलाइज, सेकंड हो गया स्पेसिफिक. जनरलाइज में 2 पार्ट कर दिए उसने. राइट? एक जो क्लासिकल ने दिया था, और एक जो लेस्ली वाइट और गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है. और स्पेसिफिक, इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट यू फाइंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्चर, जिसको बाद में जूलियन स्टीबार्ट ने किस फॉर्म में लेकर आया था? यस. तो ये हमारा था नियो. अब जो हमारे साथ में इंपॉर्टेंट है ना, वो आता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरलिज्म. एंड देयर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इज कॉल्ड एज लेवी स्ट्रॉस, कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी. लेवी स्ट्रॉस इज टर्म्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी. Right? He actually conceptualized this thing in a metaphysical form. Metaphysical समझते हो?
metaphysical, not physical, not materialistic, metaphysical. Mind beyond this word, ideology. So he was more a philosopher than anything else. And he was a French. Right? He was a Frenchman. And very intellectual. Between 1950 to 80s, theory given by Levi-Strauss was the ultimate solution of all these questions or problems which faced by anthropologists. They tried to explain everything in terms of structuralism. Right? And he was a philosopher actually. And then philosophy to convert it to anthropology. So he very much believed in metaphysical, means everything is manifestation here first. Right? To him, this culture is created by creator. A relation between God and earth, God and universe. Universe किसने बनाया? Right? किसने बनाया? Means there is a creator and there is creation. So he believed in the relation between creation and creator. कि creator होता है, एक creation होता है. तो जैसा ये यूनिवर्स में हुआ, वैसा एक यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड है. हर आदमी का माइंड जो है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड है जो क्रिएटर ने बनाया है. नेचर को किसने बनाया? गॉड ने. नेचर किसने बनाया? गॉड ने. तो उसने दो वर्ड दिए, नेचर एंड कल्चर. वो हमेशा बाइनरी अपोजिशन की बात करता है. एक होती है नेचर, एक होती है नेचर किसका थॉट है? गॉड का. और कल्चर किसका थॉट है? ह्यूमन का. तो उसने कहा पूरा वर्ड बाइनरी अपोजिशन बना है. नेचर इज क्रिएटेड बाय क्रिएटर, बाय द गॉड, एंड कल्चर इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड. और ह्यूमन माइंड यूनिवर्सल है, a universal human mind. So the first thought was came in the mind. तो पहले क्रिएटर ने क्या किया? इस सिस्टम को बनाया और सिस्टम को फिर ह्यूमन के माइंड के हिसाब से आपके हाथ में दे दिया. मतलब भगवान ने ह्यूमन को बनाया तो सब कुछ पहले ह्यूमन में डाला और ह्यूमन से इसे मैनिफेस्टेशन हुआ. तो पहला मेंटल स्ट्रक्चर, कल्चर इज ए मेंटल स्ट्रक्चर. कल्चर क्या है? एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो कहां बनती है? यहां बनती है और फिर यहां से कल्चर के फॉर्म में आती है. तो लेवी-स्ट्रॉस के हिसाब से एवरीथिंग इज फर्स्ट साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग इज फर्स्ट मेंटल, एवरीथिंग इज क्रिएशन बाय द माइंड, द इंटेलेक्ट. तो उसने कहा माइंड ऑलवेज वर्क इन बाइनरी अपोजिशन. तो वो हर चीज को दो तरह से देखता है. तो उसने इसका एग्जांपल दिया. एग्जांपल क्या दे रहा है? वो एग्जांपल दे रहा है रोस्टेड एंड बॉइल्ड, raw and cooked, good and bad, light and dark. उसने कहा हर एक चीज बाइनरी अपोजिशन में है और पूरा ह्यूमन कल्चर भी इस बाइनरी अपोजिशन में काम करता है. एक तरफ नेचर, एक तरफ कल्चर है. राइट? और इनका इंटरेक्शन भी बाइनरी अपोजिट में है. राइट? सो ऑन दिस बेसिस उसने अलग अलग थ्योरीज दी और थ्योरीज बहुत चली. एक टाइम तो उसकी किनशिप थ्योरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई जिसका हिसाब नहीं. वो ये बोलता है we have two theories in kinship. One is called descent theory and one is called alliance theory. ध्यान से सुनना. One is called descent theory, one is called alliance theory. Descent theory उस समय चल रही थी जब आपके मॉर्गन है, राइट? जब आपके मेलिनोस्की है, क्रॉबर है, ये सब लोग हैं. They all went to the descent theory. अब descent theory क्या बोलती है? Descent theory sees a society as an entity of property transfer, पावर ट्रांसफर, मेटलिस्टिक थिंग्स. राइट? तो उनमें डिसेंट थ्योरी में क्या होता है? यू हैव डिफरेंट डिसेंट्स, अलग अलग लीनियज है. पढ़ा था ना? यूनिलीनियर, बाइलीनियर, बाइलेटरल, डबल डिसेंट. राइट? सो इन दिस वे दैट प्रॉपर्टी और राइट ट्रांसफर फ्रॉम ईदर मदर, फादर और बोथ. So to them the whole system is about the property transfership, right transfership, everything. So to them this is kinship, which is totally based on these materialistic aspect or aspect to command or control or regulation. ये descent theory है. In this theory marriage is all about procreation. Marriage क्या है? Procreation. सिर्फ किनशिप के लिए आपको लोग पैदा करना है. सो मैरिज एज सेकेंडरी प्लेस एंड किनशिप एज
प्राइमरी प्लेस। लेविस्ट्रॉस उल्टा आता है। लेविस्ट्रॉस कहता है कि नो, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी द मैरिज, क्योंकि मैरिज से ही किनशिप है। एंड मैरिज, व्हाट इज मैरिज? मैरिज में इंपॉर्टेंट है वुमन, वुमन, exchange of women. Actually you need to see the whole system as the link between two, और ये लिंक का मेन चीज कौन है? वुमन। लिंक का मेन चीज क्या है? वुमन। तो वुमन क्या कहती है कि इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ वुमन फ्रॉम वन टू। तो इसने कहा कि पूरा सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक है वुमन टेकर, एक है वुमन गिवर। सो दिस वुमन टेकर एंड गिवर, that makes a relationship in a society, right? और incest taboo का इसलिए बड़ा रोल है कि incest taboo कहता है कि I will not marry to my sister. Clear? incest taboo क्या है? You will not marry to your, तो उसने कहा ये नेगेटिव एस्पेक्ट मत लो, आप ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लो कि I will marry to your sister, you will marry to my sister. This is incest taboo. It connects two different societies to each other. So woman or marriage is the way to connect societies to each other, to form this complex. तो आप incest taboo को नेगेटिव मत लो कि not to marry, लो I will marry to and you will marry to. Yes. So he started positivism, positive aspect in incest taboo. इसके से किनशिप का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, ये एस्पेक्ट है कि आई विल मैरी टू योर सिस्टर, यू विल मैरी टू माय सिस्टर। तो इंसेस्ट टैबू इज ए पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, इट नॉट इट हैज अ नेगेटिव सिग्निफिकेंस। एंड अलायंस मींस वी आर अलाइंग टू ईच अदर थ्रू दिस एक्सचेंज ऑफ वुमन एंड दैट इज ड्यू टू द मैरिज। सो मैरिज हैज प्राइमरी रोल, conceptual role in terms of marriage does not have a secondary role, marriage has a primary role. इस वजह से सब कुछ बना हुआ है। एंड दैट स्टार्टेड द एक्सोगेमी, आई विल मैरी टू योर सिस्टर, यू विल मैरी टू माय सिस्टर, एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी का बेस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इसने टैबू और जो ये इस आधार पे समझा है, इसने कहा आप इसको इस बेस में समझो, ये एक थॉट है अलायंस। तो ये अलायंस थ्योरी को, ये इसका अलायंस थ्योरी था, राइट? जो राभा ट्राइब है, राभा RABHA, जिसमें ये वुमन का एक्सचेंज होता है। तो राभा ट्राइब ने इसने ये एग्जांपल दिया था, और इसने फ्रेंच में भी काफी काम किया था। तो फिर उसने दूसरी बात किनशिप में कही थी कि इन किनशिप अगेन वी हैव टू टाइप ऑफ पीपल, किन्स एंड नॉन किन्स, एंड थ्रू सोशल कस्टम यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन किन्स एंड नॉन किन्स। जैसे किन्स को आप क्या बोलोगे? वी, और नॉन किन्स को देम, राइट? राइट, वी एंड देम। तो इफ दे आर किन्स, आप उनको क्या बोलोगे? वी आर फैमिली, दे आर फैमिली। तो दे आर देम, वी आर वी। तो किन्स आर वी, अदर आर देम, अगेन डिफरेंशिएट। उसी एग्जाम्पल इन फ्रेंच सोसाइटीज व्हाट हैपेंस व्हेन किन्स आर देयर, they offer roasted food, and when non-kins are there they offer boiled food. So due to food, by the food you can recognize between kins and हमारे यहां भी होता है कई बार कि किसको कैसा खाना खिलाना है। घर वालों के लिए कौन सा है, बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए कौन से साफे होंगे, पगड़ी होंगी, बाहर वालों के लिए कौन सी पगड़ी होगी। कई बार शादियों में देखो घर वाले सब जो है वो पगड़ी बांध के जाते हैं, ये पहचानने के लिए हम सब रिश्तेदार हैं, और बार बार लोग अलग होते हैं, तो रिश्तेदार पगड़ी पहन के जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट कि वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो किन्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नॉमेनक्लेचर भी इसी बेस पर है, किनशिप टर्मिनोलॉजी, कौन हम है और कौन तुम है। ये इसका, और इससे बाद जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन का रहा, दैट वाज मिथ। मिथ जो था उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेवी-स्ट्रॉस का रहा कि मिथ कैसे एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मिथ कैसे मेंटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है,
मिथ कैसे सोसाइटी का हीरोइक कैरेक्टर लेके बाहर आता है, मिथ कैसे एक सोशल इमेज बनाता है। मिथ पे उसने 8 बुक्स लिखी थी, अकेले मिथ पे 8 बुक्स लिखी थी इस बंदे ने। क्योंकि मिथ, अब मिथ का मतलब क्या हो गया, गॉड डिल, और तुझे मैंने पहले कहा था ये फिलोसोफर है, तो ये गॉड एंड सोसाइटी एक्चुअली क्रिएटर और क्रिएशन दोनों को मिक्स करके चलता है। ये कहता जो सब तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब मेंटल स्ट्रक्चर है, और हर चीज 2 भाग में सोची जाती है। आप जो सोचते हो हॉट है तो कोल्ड है, डार्क, तो आप एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी चीज चाहिए। अगर किन्स है तो नॉन किन्स है, राइट। अगर एक्सोगेमी तो एंडोगेमी नहीं है, क्यों नहीं है उसने बताया। तो एक्सप्लेन करने के लिए बाइनरी अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवी-स्ट्रॉस था जिसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म में। और इसके बाद फिर हमारा कौन बचेगा, इसके बाद हमारी बचेगी कॉग्निटिव और पोस्ट मॉडर्न। तो कल हमारे तीनों खत्म हो जाएंगे और परसों से हम लोग शुरू करेंगे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी। और इस चैप्टर के बाद में अपना ट्यूसडे तक चलेगी। वेडनेसडे को हम लोग सेकंड पेपर में कुछ कर जाएंगे, राइट। तो रेस्ट